हेलो एवरीवन। मैं हिमांशु गौतम आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ नीट 2026 के लिए 11वीं क्लास की जूलॉजी। और इसमें भी एक बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। और इस चैप्टर में भी हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है जंतु। जंतु और इंग्लिश में हम कहते हैं ना एनिमल। तो जो हमारे जंतु होते हैं, हमने सभी जंतुओं को कौन से जगत में रखा है? जंतु जगत में रखा है। यानी कि जो हमारे जंतु हैं, इन्हें हमें कौन सी जगत में रखा है? जंतु जगत में रखा है। सभी जंतुओं को जंतु जगत में रखा है। यानी कि जो हमारे जंतु है ना, कौन से जगत में रखा है हमने? जंतु जगत में रखा है। और जो हमारे जंतु होते हैं, ये कैसे होते हैं? एक कोष के होते हैं कि बहुकोष के? तो जो हमारे जंतु होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे बहुकोष के जंतु होते हैं। यानी कि सभी जंतु बहुकोषीय व तथा विषमकोषी होते हैं। यानी कि जो हमारे जंतु हैं, वे बहुकोष के होंगे तथा विषमकोषी होंगे। और हमारे जो जंतु हैं, उनमें कोशिका वृत्ति नहीं पाई जाती है। यानी कि हमारे जंतुओं में कोशिका वृत्ति अनुपस्थित होती है। यानी कि कोशिका वृत्ति अनुपस्थित। उपस्थित किनमें अनुपस्थित होती है? हमारे जंतुओं में। यानी कि जंतुओं में कोशिका वृत्ति अनुपस्थित होती है। तो इसे नोट कर ले। अगला टॉपिक आता है हमारा ऊतक। ऊतक जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो जब हम ऊतक के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि जब हम ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम ओतोकी कहते हैं। यानी कि ऊतक के बारे में अध्ययन करने को हम ओतोकी कहते हैं। ऊतक के बारे में अध्ययन करने को ओतोकी कहते हैं। यानी कि जो हम ऊतक के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ओतोकी कहते हैं। यानी कि जब हम ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? ओतोकी कहेंगे। और जो ऊतक के बारे में अध्ययन किया था वो किस वैज्ञानिक ने किया था? वो वाइकोट ने ऊतक के बारे में अध्ययन किया था। यानी कि हम कह सकते हैं जिसने ऊतक के बारे में अध्ययन किया, उन वैज्ञानिक का क्या नाम था? वाइकोट नाम था। यानी कि ऊतक के बारे में अध्ययन किसने किया? तो किसने किया था? वाइकोट ने ऊतक के बारे में अध्ययन किया था। यानी कि वाइकोट ने ऊतक के बारे में अध्ययन किया था। ऊतक के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? वाइकोट वैज्ञानिक था। या हम कह सकते हैं ओतोकी का फादर किसे कहेंगे हम? वाइकोट को कहेंगे, क्योंकि वाइकोट ने ही किस पर अध्ययन किया था? ओतोकी पर अध्ययन किया था। सॉरी, ऊतक पर अध्ययन किया था। और ऊतक पर अध्ययन करने को क्या कहते हैं हम? ओतोकी। यानी कि हम बाइकआउट को ऊतकी का फादर भी कह सकते हैं या जनक भी कह सकते हैं। तो जो हमारा ऊतक होता है वो क्या होता है? तो हमें सबको पता है जो हमारा ऊतक बनता है वो बहुत सारी कोशिकाओं से बनता है। यानी कि बहुत सारी एक समान कोशिकाओं का समूह है। पहले इसे नोट करें, फिर मैं उसे अच्छे से समझाऊंगा आपको।
अब हमें ये तो पता है कि जो हमारा ऊतक होता है वह बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है, ये हम कह सकते हैं बहुत सारी कोशिकाओं का समूह एक ऊतक कहलाता है। जैसे ये कोशिकाएं हैं, मान लो ये क्यूब है, इसकी अलग अलग कोशिकाएं हैं। तो हम देख रहे हो कि ये जो कोशिकाएं हैं हमारी, यानी कि इसके इसके एक डिब्बे को हम एक कोशिका मान लें, तो इसमें हमारी क्या कोशिकाएं हैं? 9 कोशिकाएं हैं। यानी कि ये कोशिकाओं का एक समूह है जिसे हम ऊतक कह सकते हैं। बट ये जो सारी कोशिकाएं हैं, ये एक समान कोशिका नहीं है, अलग अलग कोशिका है ये। वही मैं अगर इन कोशिका को देखूं तो ये कोशिका हमें सारी एक समान दिख रही है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा ऊतक होता है, जो हमारे ऊतक में कोशिकाएं होती है वो बहुत सारी होती है, यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं होती है, और वो कोशिकाएं कैसी होती है? एक समान होती है, यानी कि जिनका कार्य भी समान होता है और उनकी संरचना भी एक समान होती है। जैसे इसमें दिख रहा होगा आपको कि ये कोशिका जो दिख रही है हमें, ये कैसी है? सारी एक समान है। बट ये एक समान कोशिका तो है, तो आपको इनके ये बीच में गैप भी दिख रहा होगा। ये ये क्या है? हमारी कोशिकाओं के बीच का अंतर है। तो ये जब कोशिकाओं के बीच का अंतर है, तो इसमें क्या भरा होगा? हमारा अंतरकोशीय पदार्थ। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा ऊतक बनता है वे एक समान कोशिकाओं के समूह से मिलकर बनता है, साथ में जो उन कोशिकाओं का अंतरकोशीय पदार्थ होता है उसे मिलाकर ही ऊतक बनता है। यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं का समूह और अंतरकोशीय पदार्थ मिलकर एक ऊतक का निर्माण करते हैं। तो यही लाइन में लिख दे रहा हूँ आपको। यानी जो हमारा ऊतक बनता है, ऊतक जो बनता है हमारा किनसे बनता है? बहुत सारी, तो सॉरी, एक समान बहुत सारी कोशिकाएं। यानी कि जो हमारी एक समान बहुत सारी कोशिकाएं होंगी उनको मिलाकर, और साथ ही में जो इन कोशिकाओं का अंतरकोशीय पदार्थ होगा उन्हें मिलाकर ही तो एक ऊतक बनेगा। यानी कि अंतरकोशीय पदार्थ, अंतर अंतरकोशीय पदार्थ, यानी कि जो हमारी ये कोशिकाएं हैं इनका अंतरकोशीय पदार्थ होगा, तभी तो, सॉरी, अंतरकोशिकीय पदार्थ। यानी कि जो जो हमारी ये कोशिकाएं हैं एक समान, जो हमारी एक समान बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो इनके बीच में वो मिलता है हमें। यानी कि जैसे मान लो एक कोशिका ये है, एक कोशिका ये है, एक ये है, तो इनके बीच में जो ये खाली स्थान होता है यही हमारा क्या कहलाता है? यही हमारा अंतरकोशीय पदार्थ कहलाता है। तो जो ये बनेगा, ये अब एक टिश्यू बन गया, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं, बट इसमें कोशिकाओं के बीच का गैप भी तो है जिसे हम अंतरकोशीय अपवास कहते हैं, और इसके अंदर अंतरकोशीय पदार्थ बना होता है। तो जब हमारी ये ऊतक बनेगा इसके अंदर अंतरकोशीय पदार्थ भी आएगा और हमारी एक समान कोशिकाएं भी आएंगी, तभी तो हमारा एक ऊतक बनेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे ऊतक का निर्माण होता है वो एक समान बहुत सारी कोशिका मिलकर बनाती है, और उन कोशिकाओं का जो अंतरकोशीय पदार्थ होता है उसे मिलकर एक ऊतक का निर्माण होता है। तो ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, नोट कर ले इसे। अब मान लो जैसे कि ये हमारी कोशिकाएं हैं, एक कोशिका ये रही, एक कोशिका ये रही, और एक कोशिका ये रही, और एक कोशिका ये रही। तो ये हमारी 4 कोशिकाएं हैं। यानी कि ये क्या होगा? हमारा कोशिकाओं का समूह होगा। और जो इनके अंदर ये पास दिख रहा है ये हमें कोशिकाओं के बीच में, ये वाला पास, ये वाला, और ये वाला पास, ये वाला पास, ये क्या कहलाएगा हमारा? यानी कि जो ये अवपास हमें दिख रहा है ये क्या कहलाएगा? हमारा अंतरकोशीय अवपास। यानी कि अंतरकोशिकीय अवकाश। यानी कि जो ये हमारा कोशिकाओं के बीच में गैप है ये कौन सा अवकाश कहला रहा है? हमारा अंतरकोशिका अवकाश। तो इसके अंदर जो ये हमारा अंतरकोशिका अवकाश है, तो इसके अंदर क्या भरा होगा? अंतरकोशिका पदार्थ ही तो इसके अंदर भरा होगा। यानी कि जो इसके अंदर जो ये पदार्थ भरा रहेगा, इसको हम क्या कहेंगे? अंतरकोशीय पदार्थ, अंतरकोशिकीय पदार्थ।
यानी कि जो ये हमारा अंतरकोशीय अवकाश के अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है, ये कौन सा पदार्थ भरा हुआ है? हमारा अंतरकोशीय पदार्थ। और जो ये हमारी कोशिकाएं हैं, इनके बीच में केंद्र। और ये जो हमारी कोशिकाएं हैं, ये क्या है? हमारी कोशिकाएं। ये क्या हमारी कोशिकाएं। तो जो ये हमारी कोशिकाएं हैं, इनकी क्या विशेषता होती है? यानी कि जो हमारी ऊतक में जो कोशिकाएं पाई जाती है, इनकी विशेषता क्या होती है? यानी कि जो ये हमारी कोशिकाएं हैं, इनकी क्या विशेषता होती है जो हमारे ऊतक के अंदर पाई जाती है? तो जो हमारी ये कोशिका होती है, इनकी जो संरचना होती है और जो इनका कार्य होता है और जो इनकी उत्पत्ति होती है, वो क्या होती है? एक समान। यानी कि इनकी संरचना और कार्य और उत्पत्ति वो कैसी होगी? यानी कि जो ऊतक की हमारी कोशिकाएं हैं, उनकी संरचना कैसी होगी? एक समान होगी। हम कह सकते हैं जो हमारे ऊतक के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनकी संरचना कैसी होती है? एक समान संरचना होती है। और जो इन एक समान संरचना वाली कोशिकाओं का जो कार्य होता है, वो कैसा होता है? वो भी समान होता है। यानी कि जब कोशिका की हमारी संरचना एक समान होगी, तो कार्य भी एक समान होगा। यानी कि कार्य भी एक समान और उत्पत्ति भी एक समान। एक समान यानी कि जो हमारी ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं, उनकी संरचना भी एक समान होती है और कार्य भी एक समान होता है और उनकी उत्पत्ति भी एक समान होती है। ये हमारा जो मिलकर बन रहा है, ये क्या बन रहा है? हमारा ऊतक। ये क्या हमारा ऊतक। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा ऊतक होता है, वो समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है, जो एक विशिष्ट कार्य करता है तथा अंतरकोशीय पदार्थ सहित वो एक क्या कहलाता है? हमारा ऊतक। यानी कि एक समान कोशिकाओं का समूह जो समान कार्य करता है तथा अंतरकोशीय पदार्थ सहित वो एक ऊतक कहलाता है। यही लाइन में यहाँ लिख रहा हूँ। ऊतक की परिभाषा आई। देखो, परिभाषा तो हमारी कितनी भी बन सकती है। आप इस डायग्राम को देख के अपनी परिभाषा बना सकते हो। काफी सारे बच्चों ने बना भी ली होगी अपनी अपनी परिभाषा। तो एक परिभाषा मैं लिख रहा हूँ। यानी कि जो हमारी ये ऊतक की एक समान कोशिकाएं हैं और जो हमारा ये अंतरकोशीय पदार्थ है, इन्हें मिलाकर हमारा क्या बनेगा? ऊतक बनेगा। यानी कि एक समान कोशिकाएं जो एक विशिष्ट विशिष्ट यानी कि समान कार्य करती है तथा अंतरा कोशिकीय पदार्थ सहित ऊतक कहलाता है। यानी कि जो हमारी कोशिकाओं का एक समान समूह होता है, जो समान कार्य करता है, और उनका जो अंतरकोशीय पदार्थ होता है, वो क्या कहलाता है? हमारा ऊतक कहलाता है। तो ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट में बता दे, अगले लेक्चर में अच्छे से समझाऊंगा। अभी इसे नोट कर लें। अब हमें ऊतक की तो परिभाषा पता चल गई। यानी कि जो हमारा ऊतक होता है, वह बहुत सारी कोशिकाओं का समूह होता है जो एक समान होती है उनके अंतरकोशीय पदार्थ सहित। बट जो अब हमारा जो ऊतक है, आखिर उसका निर्माण कैसे होता है? यानी कि ऊतक जो है वो बनता कैसा है, तो यही मैं बताऊंगा। थोड़ी ध्यान लगा के समझे। तो देखो, ये क्या है? हमारे मेल का शुक्राणु। और ये क्या? हमारी फीमेल का अंडाणु। और जब ये दोनों निषेचन करेंगे, इन दोनों ने क्या कर लिया? निषेचन कर लिया। यानी कि निषेचन।
अब जो निषेचन के बाद बनेगा वो क्या बनता है हमारा, युग्मनज। यानी कि जब शुक्राणु और अंडाणु निषेचन करते हैं तो हमारा क्या बनता है, युग्मनज बनता है। क्या बनेगा हमारा, युग्मनज। अब जो हमारा युग्मनज के बाद बनता है वो सॉरी ये क्या होते हैं हमारे, अगुणित होते हैं। और ये यानी कि जो हमारा शुक्राणु है वो भी अगुणित है और जो हमारा अंडाणु है वो भी अगुणित है। जब हमारा निषेचन के बाद युग्मनज बनता है तो वो क्या बनता है, द्विगुणित बनता है, यानी कि 2n बनता है। तो ये जो हमारा युग्मनज है, इसके बाद हमारी कौन सी अवस्था आती है हमारी, इसके बाद आती है हमारी मोलुरावस्था। यानी कि युग्मनज के बाद हमारी कौन सी अवस्था आएगी, मोलुरावस्था। यानी कि युग्मनज के बाद हमारी कौन सी अवस्था आ गई, मोरुलावस्था। फिर मोरुलावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है हमारी, लास्टोसिस अवस्था। यानी कि अब कौन सी अवस्था आएगी हमारी, लास्टोसिस। यानी कि अब हमारी कौन सी अवस्था आएगी, लास्टोसिस अवस्था। लास्टोसिस अवस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है हमारी, गैर तुलावस्था। यानी कि अब कौन सी अवस्था आएगी हमारी, गैर तुलावस्था। ये जो होती है हमारी गेस्ट्रुलावस्था, इसमें क्या होता है हमारे जनक स्तरों का निर्माण होता है। यानी कि गेस्ट्रुलावस्था में हमारे जन्य स्तरों का निर्माण होता है। जन्य स्तरों का, यानी कि जो हमारे जन्य स्तर बनते हैं ये कौन सी अवस्था में बनते हैं हमारे, गेस्ट्रुलावस्था में। यानी गेस्ट्रुला अवस्था में हमारे जन्य स्तरों का निर्माण होता है। तो जो हमारे ये होते हैं जन्य स्तरों का निर्माण होता है। ये हमारे जन्य स्तर कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं हमारे एंडोडर्मल, एंडोडर्मल, मीजोडर्मल और एक्टोडर्मल। शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने इनकी। यानी कि एंडोडर्मल, मीजोडर्मल और एक्टोडर्मल, ये क्या होते हैं हमारे जन्य स्तर होते हैं। अब जन्य स्तरों के बाद यानी कि जो ये हमारे जन्य स्तर होते हैं इनसे क्या होता है हमारे, यानी जन्य स्तरों से हमारे ऊतकों का निर्माण होता है। या हम कह सकते हैं हमारे ऊतक मिलकर फिर क्या बनाते हैं हम, यानी कि हमारे जन्य स्तरों से ऊतक का निर्माण होगा और ऊतक के निर्माण से क्या होगा, हमारे अंगों का निर्माण होगा। तो हम कह सकते हैं जन्य स्तरों से ऊतक का निर्माण होता है। यानी कि जो ये जन्य स्तर है इनसे क्या होता है, हमारे ऊतकों का निर्माण होता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि जो हमारे ऊतक है उनका निर्माण कैसे होता है, हमारे जन्य स्तरों से निर्माण होता है। और हमारे जन्य स्तर कौन से होते हैं, एंडोडर्मल, मेसोडर्मल और एक्टोडर्मल। नोट कर लें इसे, अगर समझ में नहीं आया तो ये कमेंट में बता दें, मैं अगले लेक्चर में इसे और अच्छे से आपको समझा दूंगा। अब मैंने आपको शुरू में बताया था जो हमारे जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे बहुकोषीय। यानी कि जो हमारे सभी जंतु हैं वो कैसे हैं, बहुकोषीय। सभी जंतु बहुकोषीय होते हैं। यानी कि जितने भी जंतु हैं वो कैसे हैं, हमारे बहुकोषीय हैं। तो जब वो बहुकोषीय हैं तो इस लाइन का मतलब तो ये भी हुआ कि जो हमारे जंतु होते हैं सभी जंतु में ऊतक पाया जाएगा। यानी कि जब हमारे जंतु बहुकोषीय हैं, बहुकोषीय वो होते हैं जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। जब एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाएंगी यानी कि तो वो क्या होगा, हमारा ऊतक होगा। यानी कि जब उनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जा रही है तो उनमें ऊतक भी पाया जाएगा। तो मैं एक कह सकता हूँ कि जो हमारे सभी जंतु होते हैं उनमें ऊतक पाए जाते हैं। यानी कि सभी जंतुओं में ऊतक
पाया जाता है। यानी जो हमारे सभी जंतु हैं उनमें ऊतक पाया जाता है, बट इसमें एक अपवाद है, यानी कि जो हमारे सभी जंतु होते हैं उनमें ऊतक नहीं पाया जाता। केवल फाइलम पॉलीफेरा के सदस्यों को छोड़कर सब में ऊतक पाया जाता है। यानी कि जो हमारे जंतु फाइलम पॉलीफेरा में रखे गए हैं उन जंतुओं को छोड़कर सब में ऊतक पाया जाता है। यानी कि फाइलम यानी कि जो हमारे फाइलम पॉलीफेरा के सदस्य हैं उन्हें छोड़कर सब में ऊतक पाया जाता है। अब हमें यह तो पता चल गया जो हमारा ऊतक है वो कौन से जगत में नहीं पाया जाता, यानी कि फाइलम पॉलीफेरा जगत में हमारा ऊतक नहीं पाया जाता। बट जो हमारा ऊतक ऊतक की शुरुआत हुई थी वो कौन से फाइलम से हुई थी, वो हमारे फाइलम सिलिटेट्रा से ऊतक की शुरुआत हुई। यानी कि जो हमारी जंतु जगत है, यानी कि जंतु जगत में ऊतक की शुरुआत तो वो कौन से जगत से हुई थी, फाइलम सिलिटेट्रा जगत से। यानी कि फाइलम सिलिटेट्रा से हमारे जंतु जगत में ऊतक की शुरुआत हुई। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ सभी को लेक्चर समझ में आ गया होगा और सभी टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट में बता दे, मैं अगले लेक्चर में उसे अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जहाँ पर आपको हमारे इस लेक्चर की पीडीएफ मिलेगी और वहीं आपको एनसीईआरटी मिलेगी और एनसीईआरटी से बेस्ड क्वेश्चन भी आपको वहीं मिलेंगे, जिससे आपकी लेक्चर की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे विद्या नीट चैनल पर।